Hello and welcome to SPMI's Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about a quote. So this topic is important from our syllabus, paper 1 essay perspective, and also important for our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So quote reads something like this: we do not have government by the majority, but by the majority who participate. तो हर मंडे को हम लोग नॉर्मली एक कोट कवर करते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आता है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद सोचिए कि इस कोट का क्या क्या मतलब हो सकता है। ये वाला कोट तो वैसे एकदम सीधा है, सरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। सिंपली ये बात कर रहा है अबाउट वोटिंग पार्टिसिपेशन, वोटर टर्नआउट। भाई हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज बिलोंगिंग टू दोज हु आर हैविंग मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दोज हु पार्टिसिपेट, जो वोट करेंगे उनकी मेजॉरिटी की सरकार बनती है। तो बेसिकली दिस कोट, वी डू नॉट हैव गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी, वी हैव गवर्नमेंट बाय द मेजॉरिटी हु पार्टिसिपेट। इट वाज गिवन बाय थॉमस जेफरसन, द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट, and he has emphasized on the importance of participation in electoral processes. क्यों हाल फिलहाल में ये डिस्कस हो रहा है, why it is a matter of concern in current time? तो देखिए हाल फिलहाल में लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं और सेकेंड फेज का भी इलेक्शन कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट और सेकेंड फेज दोनों में ही देखा गया है कि द वोटर टर्नआउट हैज बीन स्लाइटली लेस as compared to 2019 elections. The voter turnout was about 2 to 3% less. So this is highlighting कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेसेस से लोगों का जो अटैचमेंट है वो कम हो रहा है। देयर इज एन अपथी जनरेटिंग अमंग्स द माइंड ऑफ पीपल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल प्रोसेसेस। उस कॉन्टेक्स्ट में ये कोट सुटेबल है कि द गवर्नमेंट विल बिलोंग टू दोज हु आर इन मेजॉरिटी ऑफ दोज हु एक्चुअली पार्टिसिपेट। तो बेसिकली गवर्नमेंट विल बी ऑफ दोज by the majority who participate in voting. So why to vote? इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया है कि why to vote. So voter turnout reflects कि how much trust people have in the electoral processes. और जितना ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है उतना ज्यादा लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है कि yes, the government is justified in taking its actions because the majority has voted in the favor of the government. So basically voter turnout is very important for giving complete legitimacy or trust, putting trust in the government. ये जो right to vote है, which is a constitutional right also, it has been attained for many segment of people, like colonized people when India was not independent, women, people from racial and ethnic minority. Such people have attained this voting right after a lot of struggles. So we must use the voting right, which has been attained to us after a lot of struggle. So it is supposed to be the rule of the people, by the people, for the people. In general democracy का तो यही definition है. It is rule of the people, by the people, for the people. But if people do not participate in the electoral processes, the voter turnout remains low, then none of this appears to be true. It is not rule of the people, by the people, for the people. और बेसिकली वोटर टर्नआउट कम होना कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी को काउंटर कर रहा है, और वोटर्स की एपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस। लैक ऑफ इंटरेस्ट इज अनदर वे टू इंडिकेट कि देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो, कि क्या फायदा है इस वोट दे करके। सो वोटर अपैथी इंडिकेट कर रहा है वोटर टर्नआउट का कम होना। वोटर अपैथी यानी कि वोटर्स आर लेस इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस, इसको एड्रेस करने के लिए नोटा का ऑप्शन लाया गया था, नन ऑफ द अबोव का ऑप्शन लाया गया था। नोटा नन ऑफ द अबोव का ऑप्शन लाया गया था, बट स्टिल वी आर सीइंग कि द वोटर टर्नआउट इज गोइंग डाउन। तो नोटा नन ऑफ द अबोव इनेबल द वोटर्स इन इलेक्शन टू ऑफिशियली रजिस्टर वोट ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शन। बेसिकली आप जब वोट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिल्कुल आखिरी वाला बटन होता है दैट बिलोंग्स टू नोटा, नन ऑफ द अबोव. So if an elector is not at all
convinced by the track record of all the candidates who are contesting election, then the elector can even press the nota button. So the option of nota for Lok Sabha and assembly elections were prescribed by Supreme Court in 2013. The option of nota in Rajya Sabha poll were also introduced, but later on it was scrapped by the Supreme Court. Nota, none of the above option का significance क्या है? It signifies disapproval. If the voters are not satisfied with any of the candidate, then they can press the nota button, and it will give a clear-cut message to the political parties as well as the candidates who are contesting election कि none of them are suitable. तो फिर एटलीस्ट जो पार्टी है वो अगले बार इलेक्शंस में बेहतर कैंडिडेट्स को फील्ड करने की कोशिश करेंगे. Participation in the voting. Sometimes what happens कि people are not at all convinced with any of the candidate who is contesting election from their constituency. But nota options के अभाव में, when earlier nota option was not there, people would generally not participate. But in order to encourage the participation of the people in electoral processes, nota का option लाया गया, जिससे कुछ फायदा भी हुआ. It influenced more citizens to participate in the voting processes. बोगस वोटिंग को अवॉइड किया जा सकता है. अर्लियर क्या होता था कि लोगों को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो ऐसे प्रेस कर दिया बटन कि ठीक से गया ही नहीं, आपका जो वोट है वो ठीक से पड़ा ही नहीं. तो बेसिकली बोगस वोटिंग विथ इंक्रीज चांसेस ऑफ मोर पीपल टर्निंग अप देयर कास्ट वोट्स, किसी को डाल दिया, बिना सोचे समझे डाल दिया, इवन इफ दे डोंट सपोर्ट दैट कैंडिडेट. तो बोगस वोट्स के संख्या पहले बढ़ती थी. दैट हैज कम डाउन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा. एंड राइट टू सेक्रेसी, यू सी अर्लियर क्या होता था कि पहले भी इस तरह का ऑप्शन था. सिंस अर्लियर वी हैड बैलेट पेपर और ईवीएम showed only the list of the candidates, the voter could record his vote under section 49O, none of the above, but had to inform the presiding officer at the election booth that I want to vote for nota. तो कहीं ना कहीं उसका राइट टू सेक्रेसी कि वो नोटा दबाना चाहता है वो वायलेट होता था. तो ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले भी नोटा का ऑप्शन था, बट इट जस्ट दैट कि उस टाइम में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोल करके आप नोटा वोट दे सकते. तो दैट वाज हैम्परिंग द राइट टू सेक्रेसी ऑफ द कैंडिडेट. चैलेंजेस क्या है नोटा ऑप्शन की? देखिए, नोटा ऑप्शन का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि 5 कैंडिडेट्स खड़े हैं और नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, तब भी ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से चुनाव होगा. जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट है आफ्टर नोटा विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. सो नोटा इज हैविंग जस्ट सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस. दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस नोटा को लेकर के कि अगर आप कैंडिडेट से खुश नहीं है तो आप नोटा बटन दबाएं. ये बातें भी कई सारे लोगों को पता नहीं होती हैं. कास्ट बायस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स. यू सी, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जिन जगहों पे जहां पे आपको पता है कि लोकसभा में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व की जाती, तो मान लीजिए कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया. वहां के लोग क्या करते हैं, हु आर नॉट हैप्पी विथ सच रिजर्वेशन पॉलिसी, हु बेसिकली वांट टू अपोज सच प्रोविजंस, दे आर हैविंग कास्ट बायसनेस, कास्ट बेस्ड सेंस ऑफ सुप्रीमेसी अगेंस्ट द सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट पीपल. तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा नोटा बटन दबाते हैं. तो कास्ट बायसनेस भी कई जगह झलकता है, खासकर उन जगहों पे जहां पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं. सो दैट इज वाई हुआ क्या है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वहां के लोकल बॉडीज के जब इलेक्शंस कराए तो वहां पे वोट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर नोटा को हाईएस्ट वोट मिलता है तो फिर से इलेक्शन होगा. तो दैट गेव अ रियल मीनिंग टू नोटा ऑप्शन. ये किया गया है. आगे लोकसभा और बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो नोटा ऑप्शन विल गेट मोर सिग्निफिकेंस. अदरवाइज इट इज जस्ट सिंबॉलिक इन नेचर, नो इलेक्टोरल वैल्यू. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, तो अटेम्प्ट कीजिए. अगर चाहिए तो आप हिंट्स को भी पढ़ सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक्स. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, प्लास्टिक्स जो है उनका पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है. प्लास्टिक्स के छोटे छोटे पार्ट जिनको हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स भी कहते हैं, माइक्रो बीड्स भी कहते हैं,
Microbeads and microplastics are very small, solid manufactured plastic particles that are having size less than 5 millimeter, and they get dissolved into water or air. तो फार्म लैंड्स में कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद रेनफॉल के कारण जाकर के आसपास के वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, वहां से इवेपोरेशन के कारण एयर में भी वो सस्पेंड हो जाते हैं. एंड दी स्मॉल प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स, दे ऑल्सो गेट इनटू आवर respiratory system because of inhalation. They also get into our digestive system because of ingestion, and then they can cause a lot of infection. So the waste breaks down into smaller particles and through water, air and food enters into our human body and causes a lot of damage. और ये प्लास्टिक वेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है. डेटा कुछ याद रख पाए तो अच्छा है कि equivalent of about 2000 garbage trucks full of plastic are dumped into ocean river every day. तो लगभग 2000 गार्बेज ऑफ ट्रक्स हर दिन ओशंस के अंदर मिक्स होता है प्लास्टिक्स का. तो प्लास्टिक पॉल्यूशन इज टर्निंग आउट टू बी अ ग्लोबल प्रॉब्लम. एवरी ईयर अबाउट 19 to 23 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीक्स इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉल्यूटिंग लेक्स, रिवर्स एंड सी. और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक जो है वो इतने छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, माइक्रोबीड्स जिनको हम कहते हैं, प्लास्टिक माइक्रोबीड्स या माइक्रोप्लास्टिक्स. दे can alter habitats, human habitats, natural processes, and they can enter into our body and can cause a lot of infection or damages. तो बेसिकली प्लास्टिक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है. तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए देयर हैज बीन कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कम हो, एक प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स अभी शुरू हुई है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए प्लास्टिक ट्रीटी साइन की जाए वर्ल्ड कंट्रीज द्वारा. ये जो प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स है, इट स्टार्टेड इन 2022 इटसेल्फ, इन दिसंबर 2022. इसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ दिसंबर 2022 में, और वहां पे एक रिजोल्यूशन लिया गया दैट एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन. पूरा इस रेजोल्यूशन का नाम था टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट. सो बेसिकली 2022 के दिसंबर में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए जो हमने पहला कॉन्फ्रेंस बुलाया, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी कॉन्फ्रेंस, INC1 कॉन्फ्रेंस, उसका रिजोल्यूशन था, उसका नाम था एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन टुवर्ड्स इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट. तो इसके अंतर्गत टारगेट रखा गया कि हम लोग साल 2024 के अंत तक, यानी कि इस साल के अंत तक, वर्ल्ड कंट्रीज विल कम अप विथ अ बाइंडिंग टारगेट. बाइंडिंग टारगेट मतलब द मेंबर कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट इट. They cannot deny its acceptance or fulfillment. So by this year's end, the world countries have committed way back in December 2022 itself that we will come up with a binding target in order to curb plastic pollution. The treaty is meant to address plastics throughout their life cycle from production to disposal. तो मेन जो ट्रीटी 2024 के दिसंबर तक फाइनलाइज होगी, उसमें यही कोशिश की जाएगी कि प्लास्टिक्स पॉल्यूशन को डील किया जाए, राइट सिंस देयर प्रोडक्शन टू डिस्पोजल, उनको ट्रैक किया जाए और उनको फिर इस तरीके से डील किया जाए कि वो एक साइक्लिक सिस्टम में चले जाएं, उनका वेस्टेज होकर के इन्वायरमेंट पे डिस्पोजल ना हो. ये कमिटमेंट लिया गया इन द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस. फिर सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ इसी डायरेक्शन में जून 2023. वहां पे बेसिक ड्राफ्ट ऑफ प्लास्टिक ट्रीटी वाज डिसाइडेड. थर्ड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर 2023 नैरोबी. And now recently the fourth conference is going on in Ottawa, Canada, जिसमें 175 member countries of the world are participating. भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया के भी नेगोशिएटर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और पांचवा राउंड होगा इस साल दिसंबर में इन साउथ कोरिया, फिफ्थ राउंड. और फिफ्थ राउंड में बेसिकली हमने पहले भी आपको बताया कि 2022 के ही दिसंबर में फाइनलाइज कर लिया गया था कि 2024 दिसंबर तक वी विल कम अप विद द फाइनल बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी. तो 2024 के दिसंबर तक वी विल फाइनलाइज अ फाइनल बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी, जिसमें इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मेंबर. ये फाइनलाइज हो जाएगा नवंबर या दिसंबर में दिस ईयर इन साउथ कोरिया. तो अगले साल प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक एनीवे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. जब नवंबर में फाइनलाइज होगा तब तो फिर मैं कवर करूंगा ही. और
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ट्रीटी साइन होगी प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट। जो पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुई थी 2015 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, in order to curb greenhouse gas emission, in order to keep the increase of temperature of Earth's surface below 1.5 degree Celsius by 2100 with respect to 1870, that is pre-industrial age। तो पेरिस क्लाइमेट डील का जितना महत्व है लगभग उतना ही महत्व रहेगा इस ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक का भी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। कुछ डेटा याद कर लीजिए, प्लास्टिक ट्रीटी क्यों जरूरी है, उस पर अगर प्रश्न आ गया तो क्या क्या डेटा आप लिख सकते हैं। You see, 1950s के बाद से प्लास्टिक ट्रीटी has gone high or gone up at a very fast pace. It has increased from just 2 million tons in 1950 to about 450 million tons in 2019. और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इट विल गेट डबल बाय 2050 एंड ट्रिपल बाय 2060। According to 2023 study published by the Lancet, about 400 million tons of plastic waste is generated annually, a figure which is expected to jump by 62% between 2024 and 2050। तो the basic point is कि प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका सीधा सीधा ह्यूमन हेल्थ पे असर दिख रहा है। इट इज टर्निंग आउट टू बी कार्सिनोजेनिक, कैंसरस भी होता जा रहा है। और कुछ डेटा याद कर लीजिए, 2 मिलियन टन्स इन 1950 टू 450 मिलियन टन्स इन 2019, इतना भी याद कर ले तो काफी है। अगर अनचेक्ड रह गया तो 2050 तक डबल हो जाएगा और 2060 तक ट्रिपल हो जाएगा प्लास्टिक पॉल्यूशन। माइक्रोबीड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 इन overall GS paper 4 and otherwise you see overall paper 4 and GS paper 3 environment perspective से ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझिए कि जो हाई अल्टीट्यूड एरिया होता है, हिली एरियाज, माउंटेनियस रीजन, वहां पे आपको ज्यादातर दिखेगा कॉनिफेरस वेजिटेशन। कॉनिफेरस वेजिटेशन में सबसे ज्यादा जो ट्री आपको दिखता है वो होता है पाइन ट्री, इस तरीके का पाइन ट्री। पाइन ट्री, क्रिसमस ट्री जो होता है आप जिसको कहते हैं क्रिसमस ट्री, जो पाइन ट्री होता है हाई अल्टीट्यूड रीजन में मिलता है, जो कनिफेरस वेजिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है, उसमें से बेसिकली रिलीज होता है टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल कंटेन्स अल्कोहल विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल। तो अल्कोहल में तो आपको पता है कि वो इन्फ्लेमेबल होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये जो पाइन ट्री है उसके आपको देखते होंगे कुछ कांटे कांटे जैसे होते हैं उसके लीव्स। तो पाइन ट्री के लीव्स जो होते हैं, दे व्हेन दे फॉल ऑन द ग्राउंड देन दे रिलीज some oil. That oil is, as I said, turpentine oil, which is made up of alcohol, which is highly inflammable। और यही पाइन ऑयल जो है, टर्पेंटाइन ऑयल, दैट इज बेसिक रीजन बिहाइंड फॉरेस्ट फायर। अक्सर आप सुनते होंगे जंगलों में आग लग गई। जंगलों में आग लगने के पीछे ये टर्पेंटाइन ऑयल कमिंग फ्रॉम पाइन ट्री इज मेनली रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है, इसका हर्बल मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, पेंट में भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो अभी हाल फिलहाल में क्या न्यूज निकल करके आ रही है कि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर स्प्रेड हो रहा है। इनफैक्ट हर साल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में जो हिली एरियाज हैं, माउंटेनियस एरिया है, जहाँ कनिफेरस ट्री है, कनिफेरस वेजिटेशन है, पाइन ट्री है, वहां पे आपको मिलता है अक्सर फॉरेस्ट फायर इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। तो सवाल ये उठता है कि मार्च, अप्रैल और मई महीने में ही फॉरेस्ट फायर्स क्यों ज्यादा देखने को मिलते हैं उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश रीजन। उसके पीछे कारण है, देखिए, आग लगने के लिए यू नीड 3 फैक्टर्स: फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। फ्यूल इज बेसिकली द टर्पेंटाइन ऑयल दैट आई टोल्ड यू कि जो पाइन ट्री होता है उसके लीव जो होते हैं नीडल टाइप होते हैं, उसमें ऑयल होता है टर्पेंटाइन ऑयल एंड दैट होल्ड्स अल्कोहल एंड अल्कोहल इज इन्फ्लेमेबल। तो टर्पेंटाइल ऑयल सूख करके बाय द एंड ऑफ मार्च और सो ग्राउंड पे गिरता रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन तो है ही, आग लगने के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। फ्यूल मिल गया आपको टर्पेंटाइल ऑयल से, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही,
टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है इन दीज एरियाज ऑल्सो ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मे, एंड दैट इज द रीजन वाई जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून, जस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ मानसून इन एरियाज में फॉरेस्ट फायर्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। इसी हाल फिलहाल में 3 forest people, the 3 persons including 2 forest guards were killed by wild elephant in Dekiajuli in Sonitpur district। अब ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट पे मेंस में तो कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट पे इसी सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है, मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो एलिफेंट की जनसंख्या बढ़ रही है। यू सी, असम है सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स आफ्टर कर्नाटका। तो 2017 में सेंसस हुआ था एलिफेंट्स का, उसमें कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट्स थे, दूसरे नंबर पे असम के अंदर। तो एलिफेंट्स की संख्या असम में बढ़ रही है। और दूसरा, फॉरेस्ट एरिया घट रहा है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट एरियाज। उस कारण से एलिफेंट्स के लिए खाने पीने की जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी हो रही है। Elephant, a full grown elephant requires about 150 to 200 kilogram of food and water every day. And when they don't get that amount of food that they require, then they will definitely encroach into human settlement. और जब encroach करेंगे human settlement तो फिर human elephant conflict होगा, and that might lead to death of also few individuals. So that is the key reason why human elephant conflict is rising these days. और human elephant conflict होता तो फिर humans also retaliate in different ways, and that has led to death of about 250 elephants over last 10 years in Assam. So datas are important. हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा देते हैं एलिफेंट्स के अटैक से बचने के लिए। कहीं कहीं पे लोग पॉइजनिंग कर देते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो एलिफेंट्स डेथ्स आर आल्सो ऑन द राइज। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स इज आल्सो ऑन द राइज। तो एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हैज बीन मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन असम। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 1160 एलिफेंट मारे गए हैं पिछले 10 सालों में। उसमें से अकेले आसाम के अंदर 250 एलिफेंट्स मारे गए हैं, विच इज हाईएस्ट फॉर एनी स्टेट। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज डेटा। मेजर रीजन बिहाइंड एलिफेंट्स डेथ, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन से टकरा जाते हैं, बिजली के तारों से उनको इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के झटके लगने से मौत होती है, पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल डेथ्स लाइक फॉलिंग इनटू डिचेस, कोई गड्ढा खोद के रखा हुआ है एलिफेंट्स अटैक से बचने के लिए, उसमें गिर के मर जाते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, वो तो आप समझिए नेचुरल कॉज है, बट अदर्स आर मैन मेड कॉज। देखिए, एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण क्या हो रहा है कि एलिफेंट जो कॉरिडोर्स हैं वहां पे ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस क्रिएट किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स आर गेटिंग क्रिएटेड इन एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो एलिफेंट कॉरिडोर होता क्या है? देखिए, एलिफेंट जंगलों में रहना पसंद करते हैं, आपको पता है एलिफेंट्स वैसे तो वाइल्ड है, एंड दे लिव इन वन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और एक एलिफेंट 150 से 200 केजी खाना खाता है दिन भर में। तो नेचुरली जिस भी इकोसिस्टम में रहेंगे वहां का खाना बहुत जल्दी ये खत्म कर देंगे। तो दे नीड टू माइग्रेट टू सम अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहां पे कुछ दिनों तक वो रहेंगे। जब वहां का खाना खत्म हो जाएगा तो वापस से लौट करके पुराने वाले इकोसिस्टम में आएंगे जहां पे खाना रीजनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से दे कीप ऑन वैसिलेटिंग बिटवीन 2, 3, 4 फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। तो अभी होता क्या है कि इसके लिए एलिफेंट्स को अपना एक कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स आर दैट पाथ, नेचुरल पाथ दैट कनेक्ट्स वन फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ अदर। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, इस फॉरेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स के क्रॉस हमने मान लीजिए रोड बना दिया, रेलवे लाइन बिछा दिया। तो इस कारण से फिर एलिफेंट्स और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गज यात्रा इनिशिएटिव। 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम में भारत सरकार ने इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है, और वहां पे कोई भी ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, ऐसा प्लान बनाया गया अंडर गज यात्रा इनिशिएटिव। काजीरंगा एरिया में एक इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को दूसरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए नेशनल हाईवे नंबर 37 के ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान लाया जा रहा है इस तरीके का, जहां से एलिफेंट्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन।
रेडियो कॉलरिंग ऑफ एलिफेंट्स किया जा रहा है ताकि उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके और पहले ही हम समझ जाएं कि एलिफेंट्स रेड हो रहा है तो हम लोग रेडी रहें और उनको डाइवर्ट कर पाएं। सेंसिटाइजेशन ऑफ विलेजर्स कि वो ऐसा कुछ काम ना करें, फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल ना करें या केरोसिन ऑयल या टॉर्च लाइट का इस्तेमाल ना करें, जिससे एलिफेंट्स और इरिटेट हो जाते हैं और फिर उससे ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है, एलिफेंट्स भी मारे जाते हैं, इंसान भी मारे जाते हैं। उसके अलावा रिहैब इनिशिएटिव्स, देखिए rehab initiative is a new innovative method in order to rehab initiative is a new innovative method in order to bring down elephant human conflict. Basically elephants are scared of honey bees. इस तरीके के बी से एलिफेंट्स डरते हैं। तो क्या किया जाता है कि इस तरह के बी हाइव्स क्रिएट कर दिए गए और उसको कनेक्ट कर दिया गया विथ अ वेरी फाइन थ्रेड जो एलिफेंट्स को दिखेगा नहीं। मान लीजिए अब एलिफेंट्स मान लीजिए कि इस एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप को रेड करने वाले हैं, यहाँ घुसने जा रहे हैं, तब तक वो जो फेंसेज है, फाइन फेंसेज हैं, वो ब्रीच हो जाता है और फिर बी जो है हनी बी वो निकल आते हैं इन बी हाइव से और उसको देख करके एलिफेंट्स वापस से लौट जाते हैं। इस तरीके के इनिशिएटिव्स, इस तरीके का स्ट्रक्चर काफी जगह क्रिएट किया गया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एलिफेंट्स रेड ओवर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इसी प्रोजेक्ट को कहा गया रिहैब इनिशिएटिव। इसको असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे, एलिफेंट के बेसिस पे बेसिकली इस पे थोड़ा सा आपको खुद सर्च करना होगा। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था साल 2020 में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लचिन कॉरिडोर कनेक्ट्स आर्मेनिया एंड नगर्नो कराबाख। आर्टेमिस मिशन को लेकर के पहला वाला तो आर्टेमिस मिशन इज नॉट अ मैन्ड मिशन, इट इज अनमैन्ड मिशन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग।